कि राजस्थान सरकार ने पिछले 4 साल में जो राजस्थान में योजना चल रही थी कि हम अच्छे प्राप्तांक लाने वाले बच्चों को लैपटॉप और आईपैड जो है उनको पैड देते थे, वो टैबलेट्स और जो है वो लैपटॉप भी पिछले 4 साल में सरकार ने वितरित करने में विफल हो गई। जो सरकार 4 साल तक तय योजना के तहत लैपटॉप और आईपैड वितरण करने में विफल हुई, वो सरकार जिसके 93,000 विद्यार्थी आज राजस्थान में लैपटॉप और आईपैड का इंतजार कर रहे हैं, वो सरकार अब एक नया घोषणा का शगुफा लेकर के आई है। लेकिन राजस्थान की जनता जो एक बार दूध से जली है, वो अब की बार छाछ को भी फूंक फूंक करके पीने वाली है। सरकार भुलावे में, जनता भुलावे में नहीं आएगी। जनता ने तय कर लिया है, प्रचंड बहुमत के साथ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने वाली है। मैं आज एक विषय आप सबके सामने रखना चाहता हूँ कि ये आज राहुल गांधी जी और गहलोत साहब जो इस जातिगत जनगणना की वकालत कर रहे हैं, वो अपने पिता राहुल गांधी जी और उनकी माता आदरणीय इंदिरा गांधी जी दोनों के वक्तव्य उसमें उठा करके ये इसके ऊपर मनन करें और समाज को इस बात की जवाब दें कि किस तरह से परिस्थितियां परिवर्तित हुई है कि जहां वो इतनी तेज़ी से उसका विरोध करते थे, मुखालफत करते थे कि ये समाज को बांटने का और भारत की एकता को विखंडित करने का षड्यंत्र है। आज परिस्थितियां किस तरह से बदली हैं कि वो आज जो है भारत के लिए श्रेयस्कर हो गया है। पार्टी राजस्थान में महाराणा प्रताप के पन्ने, जिस पर केवल मैं और आप नहीं, राजस्थान के लोग नहीं, हिंदुस्तान के लोग ही नहीं, भारत का बैठा हुआ दुनिया में कोई भी आदमी जिसके ऊपर गर्व करता है, उसका पन्ना जो सरकार हटाती है, उस सरकार को इस तरह के प्रश्न खड़े करने का अधिकार नहीं है। जी, भारतीय जनता पार्टी के इस संभाग स्तरीय मीडिया सेंटर के शुभारंभ के अवसर पर हम सब के बीच में उपस्थित राज्यसभा के सांसद, वरिष्ठ नेता आदरणीय राजेंद्र गहलोत साहब, पूर्व सांसद, हम सब के मार्गदर्शक आदरणीय जसवंत सिंह जी बिश्नोई साहब, मेरे मित्र, उत्तर प्रदेश में देवरिया के विधायक और भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता श्री शलभ जी, संभाग के मीडिया प्रभारी नवनीत जी, जयपुर से इस संभाग में मीडिया के काम के लिए हम सब का मार्गदर्शन और सहयोग करने के लिए आए हुए आदरणीय मुकेश जी, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, पूर्व विधायक आदरणीय जोगाराम जी, मीडिया के कोऑर्डिनेटर आदरणीय जगदीश धांधिया जी, आदरणीय मदन जी और भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष आदरणीय देवेंद्र सालेचा जी, सभी पत्रकार मित्रों, आज ये मीडिया सेंटर, जैसा आदरणीय नवनीत जी ने बताया, इसका शुभारंभ जोधपुर में हुआ है। कई दिनों से आप सब मित्रों की शिकायत थी कि हमको अलग अलग जगह घूम करके मीडिया के लिए आप सब लोगों से चर्चा करने के लिए आना होता है। मुझे लगता है कि कम से कम आज जोधपुर का मीडिया इसके लिए धन्यवाद देगा। एक ठीक ठाक तरह से बना हुआ मीडिया सेंटर भारतीय जनता पार्टी ने आज यहाँ जोधपुर में प्रारंभ किया है। मित्रों, वर्तमान से इस परिदृश्य में जब इस राजस्थान के कुशासन को उखाड़ फेंकने के उद्देश्य से भारतीय जनता पार्टी पिछले 5 साल से जो निरंतर संघर्ष कर रही थी, कांग्रेस की वर्तमान सरकार के बाइपोलर होने, आपसी विग्रह का शिकार होने के कारण से जिस तरह की चुनौतियां राजस्थान में खड़ी हुई थी और एक छोटे से मतों के अंतर के कारण से आई हुई सरकार जिस तरह से समाज से जुड़े हुए विषय और राजस्थान की प्रगति और शांति व्यवस्था से उदासीन होकर के, उससे विमुख होकर के केवल और केवल कुर्सी बचाने, कुर्सी पर बने रहने या कुर्सी प्राप्त करने के संघर्ष के चलते हुए राजस्थान की 8 करोड़ जनता को पिछले 5 साल में खून के आंसू रोने के लिए मजबूर होना पड़ा है। राजस्थान का हर वर्ग संवर्ग पिछले 5 साल में इस सरकार के विफलता के चलते हुए, सरकार की अकर्मण्यता के चलते हुए, सरकार के उनसे जुड़े हुए विषयों के प्रति प्राथमिकता के अभाव के चलते हुए पूर्ण रूप से उनके जीवन में एक व्यवधान इस दृष्टिकोण से आया है। वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी जिस लक्ष्य को लेकर के
और जनता के जिस विश्वास को अर्जित किया, उस विश्वास को लेकर के जनता की जो पीड़ा पिछले 5 साल की, उस पीड़ा को निरंतर पीड़ा के लिए संघर्ष करते हुए उस संघर्ष के रथ पर आरूढ़ होकर के जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी इस चुनाव के समर में उतरी है, यहाँ भारतीय जनता पार्टी ने अपनी 2 सूचियों के माध्यम से अपने प्रत्याशियों को घोषित किया है। अभी कांग्रेस में प्रत्याशी घोषित करने को लेकर के भी वही संघर्ष जो पिछले 5 साल से था वो चल रहा है। मित्रों, भारतीय जनता पार्टी राजस्थान में सुशासन देने, राजस्थान की महिलाओं की गरिमा की रक्षा करने और उसके सामने खड़ी हुई चुनौतियों और उसके सामने खड़े हुए संकट को समाप्त करने, युवाओं के अंधकार में हुए भविष्य को पुनः रोशन करने, किसानों के जीवन में खुशहाली लाने और राजस्थान को भारत के इस प्रगति की यात्रा में, जब माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत विकसित देश बनने की दिशा में तेज गति से आगे बढ़ रहा है, उस परिस्थिति में राजस्थान अपनी संपूर्ण संभावनाओं का दोहन करते हुए राजस्थान उस प्रगति की यात्रा में भारत का ग्रोथ इंजन बने, इस दृष्टिकोण से राजस्थान को खड़ा करने के उद्देश्य को लेकर के भारतीय जनता पार्टी आज इस चुनाव के समर में उतरी है। सरकार के पास क्योंकि गिनाने के लिए कुछ नहीं है, थोथी घोषणाओं के अतिरिक्त, आधारहीन घोषणाओं के अतिरिक्त, धरातल पर उतारी न गई घोषणाओं के अतिरिक्त सरकार के पास दिखाने के लिए कुछ भी नहीं है। केवल आंकड़ों के मकड़जाल में फंसा करके राजस्थान की जनता को एक बार दिग्भ्रमित करने का विफल प्रयास राजस्थान की सरकार वर्तमान में कर रही। कांग्रेस पार्टी ये जानते हुए कि पिछले 4.5 साल में वो जनता की अपेक्षाओं के अनुरूप डिलीवर नहीं कर पाए, पिछले 4.5 साल में वो उन्होंने जनता के साथ में, जनता के हर एक वर्ग संवर्ग के साथ में धोखा किया है। ये जानते हुए और पहचानते हुए पिछले 6 महीने से लगातार पहले महंगाई राहत शिविर के नाम पर, फिर महंगाई राहत शिविर में दी गई घोषणाओं के नाम पर और बाद में अभी 7 गारंटियों के नाम पर राजस्थान की जनता को एक बार फिर धोखा देने और एक भुलावे और छलावे में लाने का विफल प्रयास कर रही है। लेकिन क्योंकि राजस्थान की जनता अब इन सब विषयों को ठीक से पहचान रही है और राजस्थान की जनता ने इन सब विषयों को ठीक से समझा भी है, तब राजस्थान की जनता इन कांग्रेस पार्टी की 7 गारंटियों की हकीकत को जानते हुए अब उनके भुलावे में नहीं आने वाली है। मित्रों, राजस्थान की वर्तमान सरकार ने, कांग्रेस पार्टी ने अपनी नेता के माध्यम से अंग्रेजी शिक्षा की गारंटी देंगे ऐसा राजस्थान में एक नया शगुफा शुरू किया है। आखिर के 6 महीनों में उन्होंने आनन फानन में अंग्रेजी विद्यालय खोले, बिना किसी तैयारी के खोले। उन विद्यालयों में 58% अध्यापकों के पोजीशंस रिक्त हैं और उसमें जितने भी अध्यापक लगाए गए उनमें से कुछ उंगली पे गिने जा सकने वाले अध्यापकों के अतिरिक्त कोई भी अंग्रेजी माध्यम में शिक्षित प्रशिक्षित भी नहीं है, वो अंग्रेजी माध्यम में पढ़ाने के लिए क्वालिफाइड भी नहीं है। केवल पोस्टिंग की सहूलियत के आधार पर कुछ लोगों को उस तरह की पोस्टिंग्स दी गई और ऐसा संज्ञान में आया है कि 125 से ज़्यादा टीचर्स ने वापस लिख करके कि हम असमर्थ हैं, हमको वापस हिंदी माध्यम में पढ़ाने के लिए भेज दिया जाए, ये लिख करके सरकार को अनुरोध किया है बिना किसी फौरी तैयारी के। और दूसरी तरफ जहां भारत की सरकार माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में नई शिक्षा नीति, भारत की शिक्षा नीति लेकर के आई है, जिस शिक्षा नीति में उन्होंने प्रारंभिक शिक्षा मातृभाषा में हो, वैज्ञानिक आधार पर इसका अध्ययन करके, मैं बेशक खुद अंग्रेजी विद्यालय में पढ़ा हूँ, मेरे परिवार के बच्चे भी अंग्रेजी विद्यालय में पढ़े, लेकिन उस समय जिस तरह के भारत में हालात थे और जिस तरह के सोच थे, जिस तरह की सरकारें भारत में काम कर रही थी, उनके कारण से समाज में मानसिकता ये थी कि अंग्रेजी माध्यम का अध्ययन ही श्रेष्ठ है। आज जब पूरी दुनिया इस बात को स्वीकार कर रही है कि मातृभाषा में अध्ययन करना श्रेयस्कर है, वो बच्चे के मस्तिष्क के विकास के लिए और अधिक अनुकूल है, ऐसे में जब भारत के लिए अनुकूल शिक्षा पद्धति पहली बार देश में बनी और उसमें जब स्थानीय भाषा मातृभाषा में शिक्षा को प्राथमिकता दी गई, तब वर्तमान की अशोक गहलोत सरकार ने अंग्रेजी शिक्षा को बढ़ावा देकर के अपनी अंग्रेजियत की मानसिकता को एक बार फिर उजागर करने का काम किया है। मित्रों, इसी तरह से उन्होंने जो है पिछले साल में, अगर मैं टोटल राजस्थान के स्कूल एजुकेशन के एनरोलमेंट की बात करूं, ये अंग्रेजी विद्यालय खोलने की बात उन्होंने की और विद्यालय शिक्षा को प्रमोट करने की बात की, लेकिन हकीकत ये है
कि इस वर्ष में जो वर्तमान का वर्ष है, इस वर्ष में पिछले वर्ष की तुलना में राजस्थान के सरकारी विद्यालयों में टोटल स्टूडेंट्स की नॉमिनेशन रजिस्ट्रेशन 6 लाख घट गया है। ये राजस्थान के सरकारी स्कूलों की विफलता और सरकार की विफलता का एक नमूना है। इसी के अतिरिक्त सरकार ने गोधन गारंटी योजना की घोषणा भी इन 7 गारंटियों के माध्यम से की है, जिसमें उन्होंने कहा है कि हम पशुधन को, दूध को क्रय करने के साथ साथ में उसके गोबर को भी क्रय करेंगे। मित्रों, मैं आपको इसके परिप्रेक्ष्य में ये बताना चाहता हूँ कि भारत सरकार ने माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में गोवर्धन योजना प्रारंभ की, जो योजना भारत सरकार के जल शक्ति मंत्रालय, जिसका दायित्व मेरे पास है, उसी का एक योजना है। और ये योजना जब हमने 3 साल पहले 2019-20 के साल में प्रारंभ की थी, तब उसमें संपूर्ण स्वच्छता की तरफ हमने गाँव को ले जाने का जो संकल्प व्यक्त किया था कि ODF के बाद में जहाँ हम खुले में शौच से देश को मुक्त कर पाएँ, उसके बाद में हम देश को संपूर्ण स्वच्छता की ओर लेकर के जाएं। और जब हम संपूर्ण स्वच्छता की चर्चा की थी, तब उसमें गोबर का डिस्पोजल जो है वो ठीक तरीके से हो सके और इस वेस्ट को वेल्थ में कन्वर्ट किया जा सके, कचरे को कंचन में परिवर्तित किया जा सके। इस संकल्प के साथ में प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में जब इस योजना को प्रारंभ किया, हमने देश के सभी राज्यों से आग्रह किया कि हम 500 से ज़्यादा CSR में गोवर्धन प्लांट बनाना चाहते हैं, जहां पर मॉडल प्लांट हम क्रिएट करें। और भारत सरकार के जल शक्ति मंत्रालय ने पेट्रोलियम कंपनीज के साथ में एक समझौता किया कि हम ऐसे गोवर्धन प्लांट्स में से जो कंप्रेस्ड बायोगैस निकलेगी, CBG निकलेगी, उसको ऑयल कंपनीज एक तय प्राइस पर, जो प्राइस सरकार ने दोनों कंपनियों के साथ में तय किए, और वो प्राइस क्रूड के बढ़ने के साथ में उसके साथ में निरंतर बढ़ती रहेगी, उस प्राइस के आधार पर कंपनियां, सरकार की गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियां BPCL, HPCL और इंडेन उसको खरीदेगी। अब भारत गैस, इंडेन और HPCL खरीदने का निर्णय करने के बावजूद भी, और उस के लिए भारत सरकार द्वारा प्रत्येक जिले में प्रत्येक लगने वाले प्लांट पर अंशदान देने और CSR की गारंटी देने के बावजूद भी राजस्थान देश में 21वें नंबर पर है। आज तक भी राजस्थान में कुल मिलाकर के 3 जगह पर कंपनी के साथ में MOU है, निरंतर बार बार बैठक करने के बाद में भी, और पिछले 3 साल से ये कमिटमेंट करने के बाद में कि हमने 33 जिलों में ये प्रोजेक्ट शुरू करेंगे, राजस्थान सरकार पैसा उपलब्ध होने के बाद में भी इम्प्लीमेंट करने में विफल हुई है, और अब अपनी विफलता को छुपाने के लिए इस तरह की गारंटी लेकर के आ रही है। मैं आप लोगों के माध्यम से एक प्रश्न इसी परिप्रेक्ष्य में और करना चाहता हूँ। किसानों को लंपी में जिस तरह से लाखों गायें मृत हुई, उन गायों को, गौपालकों को मुआवजा देने के लिए सरकार ने पहले थोती घोषणाएं की, और बाद में बजट में कहा कि हम 40,000 रुपये प्रति पशुधन जो है उस पर किसान को, गौपालक को, पशुपालक को अनुदान और सहायता देंगे, उसको मुआवजा देंगे। लेकिन जब उसके नियम बनाए तब उसमें एक पंक्ति लिखी गई कि जितना लीटर गाय दूध देती होगी उसके अनुरूप, उसके अनुसार उसका जो है मुआवजा तय होगा। मैं आज आपके सामने जिम्मेदारी से राजस्थान सरकार से प्रश्न करना चाहता हूँ कि आपने राजस्थान में जो 40,000 रुपये मुआवजा देने की बात की थी, खुलासा करे राजस्थान सरकार के उसने कितने पशुपालकों को 40,000 रुपये मुआवजा दिया? 5 से 7,000 रुपये मुआवजा। उस मुआवजा लेने में भी भ्रष्टाचार, क्योंकि मृत पशु कितने लीटर दूध देता था इसको नापने जांचने का कोई पैमाना नहीं है। आपको जाकर के सरकारी कारकुनों से उसके लिए सर्टिफिकेट कराना पड़ता है कि मेरी गाय इतना दूध देती थी। जब वो ये लेकर के जाता है, लेने जाता है सर्टिफिकेट, वहाँ उसको भ्रष्टाचार के अंदर पैसा देना पड़ता है, और आधे पैसे प्राप्त करने के लिए 7,000 में से 3,500 प्राप्त करने के लिए भी उसको रिश्वत दे करके अपने इस 3,500 मुआवजे को प्राप्त करने के लिए कार्यालयों के चक्कर काटने पड़ रहे हैं। और वो 3,500 प्राप्त करने के लिए भी उसको जो है 3,500 रुपये में से आधा पैसा आने जाने में खर्च करना पड़ रहा है। ये पूर्ण रूप से विफल योजना इसी तरह से हुई है। राजस्थान की सरकार ने गारंटी देते हुए कहा कि हम फ्री लैपटॉप बांटेंगे और कॉलेज जाने वाले हर विद्यार्थी को फ्री लैपटॉप देंगे। मैंने आप ही के प्रश्न का जवाब देते हुए अनेक बार कहा है कि राजस्थान सरकार ने पिछले 4 साल में जो राजस्थान में योजना चल रही थी कि हम अच्छे प्राप्तांक लाने वाले बच्चों को लैपटॉप और iPad जो है उनको पैड देते थे, वो टैबलेट्स और जो है वो लैपटॉप भी पिछले 4 साल में सरकार ने वितरित करने में विफल हो गई। जो सरकार 4 साल तक तय योजना के तहत लैपटॉप और iPad वितरण करने में विफल हुई, वो सरकार
जिसके 93,000 विद्यार्थी आज राजस्थान में लैपटॉप और आईपैड का इंतजार कर रहे हैं, वो सरकार अब एक नया घोषणा का शगुफा लेकर के आई है। चिरंजीवी योजना के तहत भी इसी तरह की घोषणा सरकार ने की है। इस तरह से सरकार लोगों को अपनी विफलताओं को छुपाने के लिए, लोगों को नए भ्रमजाल दिखा करके, नया आईना दिखा करके अब एक बार फिर आकर्षित करना चाहती है। लेकिन राजस्थान की जनता जो एक बार दूध से जली है, वो अब की बार छाछ को भी फूंक फूंक करके पीने वाली है। सरकार भुलावे में, जनता भुलावे में नहीं आएगी। जनता ने तय कर लिया है, प्रचंड बहुमत के साथ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने वाली है। कांग्रेस की ये वर्तमान सरकार और कांग्रेस पार्टी जिस तरह से समाज को हिस्सों में बांटने का षड्यंत्र कर रही है, जिस तरह के जो है जातिगत जनगणना का नाम लेकर के जिस तरह से समाज को जहां पहले धर्म के आधार पर बांटा, ऊंचे और नीचे के आधार पर बांटा, गरीब और अमीर के आधार पर बांटा, बोली और भाषा के आधार पर बांटने का पाप और षड्यंत्र जिस कांग्रेस पार्टी ने किया था, अब समाज को जाति के आधार पर बांटने का पाप और षड्यंत्र कर रहे हैं। मैं आज एक विषय आप सबके सामने रखना चाहता हूं कि ये आज राहुल गांधी जी और गहलोत साहब जो इस जातिगत जनगणना की वकालत कर रहे हैं, वो अपने पिता राहुल गांधी जी और उनकी माता आदरणीय इंदिरा गांधी जी दोनों के वक्तव्य उसमें उठा करके ये इसके ऊपर मनन करें और समाज को इस बात की जवाब दें कि किस तरह से परिस्थितियां परिवर्तित हुई है कि जहां वो इतनी तेज़ी से उसका विरोध करते थे, मुखालफत करते थे कि ये समाज को बांटने का और भारत की एकता को विखंडित करने का षड्यंत्र है। आज परिस्थितियां किस तरह से बदली हैं कि वो आज जो है भारत के लिए श्रेयस्कर हो गया है। आप सब मीडिया के मित्रों का एक बार फिर इस नए परिसर में स्वागत करते हुए मैं आपका अभिनंदन करता हूं, आप सबका धन्यवाद करता हूं। इस महायज्ञ में, जिस महायज्ञ में हम राजस्थान के 8 करोड़ लोगों के सम्मान, उनके साथ में हुए धोखे का बदला और राजस्थान के सुनहरे भविष्य, राजस्थान के किसानों को सम्मान, राजस्थान के युवाओं को रोजगार, राजस्थान के महिलाओं को सुरक्षा, राजस्थान के बहुसंख्यक समाज को इस तुष्टीकरण के दंश से बचाने के लिए जो संघर्ष हम कर रहे हैं, जो यज्ञ हमने आहूत किया है, उस यज्ञ में आप सब भी अपनी संविधा की आहुति देंगे, इस अपेक्षा के साथ में आप सबका धन्यवाद और अभिनंदन। पार्टी राजस्थान में महाराणा प्रताप के पन्ने, जिस पर केवल मैं और आप नहीं, राजस्थान के लोग नहीं, हिंदुस्तान के लोग ही नहीं, भारत का बैठा हुआ दुनिया में कोई भी आदमी जिसके ऊपर गर्व करता है, उसका पन्ना जो सरकार हटाती है, उस सरकार को इस तरह के प्रश्न खड़े करने का अधिकार नहीं है। कांग्रेस का कहना है कि अगर बीजेपी आए तो ओपीएस को संकट आ सकता है। अभी ओपीएस लागू हो, इसको लेकर के भी अभी तो संकट रेस किया प्रदेश के जो लोगों के सामने, प्रदेश के कर्मचारियों के सामने खड़ा है। जैसा मैंने कहा कि ये केवल चुनावी घोषणा और चुनाव में लाभ प्राप्त करने की घोषणा के रूप में, एक हथियार के रूप में उन्होंने लिया है। एक बार कांग्रेस पार्टी को कर्नाटक और हिमाचल प्रदेश की सरकारों ने घोषणा करने के बाद कांग्रेस की सरकारों ने जो उसमें असमर्थता व्यक्त की है, पहले उसका जवाब देना चाहिए। भारत की सरकार इस विषय के स्थायी समाधान के लिए एक उच्च स्तरीय कमेटी बना करके उस पर विचार कर रही है, ताकि किसी भी तरह से हमारे किसी भी कार्मिक का जो सेवानिवृत्ति के बाद मिलने वाले परिलाभ है उसमें नुकसान न हो। इसका हॉलिस्टिकली रिव्यू करके, इसका फॉर्मूला बना करके इस विषय को एड्रेस करने के लिए गंभीरता से काम कर रही है। राजस्थान में भाजपा आती है तो पत्रकार सुरक्षा कानून के लिए आपका क्या है? देखिए, आप केवल पत्रकारों की सुरक्षा बात करते हैं। मैं प्रदेश में जो 7,200 लोग, इस प्रदेश में निरीह लोग जिनको निरापराध थे, जिनका कोई लेना देना नहीं था, ऐसे दलित के बेटे, गरीब के बेटे, किसान के बेटे जो राजस्थान में गैंगवार के चलते हुए, राजस्थान के माफियाओं के आपसी लड़ाई के चलते हुए ऐसे 7,200 लोग जो मारे गए हैं, उनको साक्षी मान करके, जिन राजस्थान में 2 लाख से ज्यादा माताओं बहनों के साथ में दुराचार हुआ, उनके एक एक आंसू को साक्षी मानते हुए, उन जो राजस्थान में इस माफिया वार के चलते हुए राजस्थान में जिन लोगों की सुरक्षा खतरे में पड़ी, इस राजस्थान में विभिन्न तरह के माफिया के चलते हुए जिन सरकारी कर्मचारियों, पुलिस कर्मियों को उनके रोकने के चलते हुए मौत के घाट उतार दिया गया, उन सब के परिजनों के सबको सामने रख करके शपथ उठा करके कहते हैं कि राजस्थान में केवल पत्रकार नहीं, राजस्थान के 8 करोड़ लोगों की सुरक्षा के लिए राजस्थान की सरकार काम करेगी। भाग्यपूर्ण है और इस कार्रवाई के चलते जो खिसियाहट है
और कार्रवाई आगे न बढ़े उसको लेकर के जो मन में भय है, उस भय का प्रतिकार इतने सुंदर शब्दों के साथ में संवैधानिक व्यवस्था से बनी हुई एक संस्था के लिए माननीय अशोक गहलोत साहब ने किया है। मैं आप लोगों के संज्ञान के लिए एक विषय आप सबके सामने रखना चाहता हूं। एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के पिछले 10 साल के जितने 10 साल में मोदी जी की सरकार आने के बाद में जितने भी पीएमएलए में केसेस उन्होंने किए, उनकी सफलता, जो कन्विक्शन रेट है जिसमें कोर्ट ने, न्यायालय ने प्रसंज्ञान लेकर के अंतिम सजा और फैसला सुनाया है, उसकी दर 96.54%। दुनिया की किसी भी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी की सक्सेस कन्विक्शन रेशियो इससे बेहतर नहीं है, दुनिया का, देश का नहीं कह रहा। उस संस्थान को जिसने पिछले पूरे 10 साल में जितने केसेस किए हैं अब तक, उन सारे केसेस में केवल 3% केसेस सरकार में काम करने वाले जनप्रतिनिधि या कोई पूर्व जनप्रतिनिधि, कुल मिलाकर के 3% भी केसेस ऐसे लोगों के नहीं है। उस संस्था के लिए इस तरह का शब्दों का उपयोग करना, देश की जनता और प्रदेश की जनता जानती है कि दर्द कहाँ है और तीस कहाँ से निकल रही है। मैंने स्पष्ट कर दिया, शायद आप समझ नहीं पाए। सर, एनसीईआरटी में जो है पाठ्यक्रम में बदलाव की बात समिति ने रिपोर्ट सौंपी। देखिए, नई शिक्षा नीति के आधार पर देश का पाठ्यक्रम हम सब जानते हैं कि कहीं न कहीं किसी न किसी स्तर पर अंग्रेजों ने अपने लाभ के दृष्टिकोण से जिस तरह के पढ़ाई भारत में होना चाहिए, इस तरह की पढ़ाई की भारत में व्यवस्था की थी। और दुर्भाग्य से भारत के आज़ाद होने के बाद में जिन सरकारों के समय में जिस मानसिकता के चलते हुए भारत में शिक्षा नीतियां बनी, उसमें कभी आमूलचूल परिवर्तन करने के दृष्टिकोण से नहीं सोचा गया। भारत में रिसर्च को, भारत में एनालिटिक्स को, भारत में जो है शिक्षा को नए दृष्टिकोण से देखने के नितांत आवश्यकता थी। शिक्षा, भारत की जो शिक्षा पद्धति 2 मूल्यों पर आधारित थी, आप और मैं सब लोग पढ़े। पहली चीज़ कि भारत में जो हमारी शिक्षा नीति थी, उसका पहला पिलर था कि हम जो जितना ज़्यादा जल्दी कैलकुलेट कर सकता है वो उतना ही विद्वान है। मुझे तो बहुत सारी प्रताड़ना मिली है बचपन में, शायद आप लोगों को भी पहाड़े याद कराने के लिए बहुत सारी डांट पड़ी होगी। कई लोगों को क्लास में पुराने ज़माने में होता था कि टीचर सजा देते थे, मुझे तो अक्सर धूप में हाथ ऊंचा करके खड़ा करने की सज़ा मिलती थी। पहाड़े याद करना, कैपेसिटी टू कैलकुलेट, और दूसरा कैपेसिटी टू रिसाइट, याद करने की क्षमता। जो जितना रट लेगा वो उतना ही जीनियस है, वो सब जगह श्रेष्ठ माना जाएगा। लेकिन आज वर्तमान की परिस्थितियों में तकनीकी में जिस तरह का परिवर्तन हुआ है, अब इनकी प्रासंगिकता समाप्त हो गई। आज जो एनालिटिकली ज़्यादा सोच सकता है, जो किसी विषय को 360 डिग्री में किस तरह से सोच सकता है, उस दृष्टिकोण से रिसर्च और नई सोच के साथ में हम कैसे बढ़ सकते हैं, ऐसी शिक्षा नीति भारत की सरकार ने नई शिक्षा नीति में बनाई है। ये वैज्ञानिक आधार पर बनाई गई शिक्षा नीति भारत के अनुकूल, भारत के हितों के लिए, भारत के लिए बनी हुई पहली शिक्षा नीति है। उसके अनुकूल पाठ्यक्रम में बदलाव निश्चित रूप से होना ही चाहिए। कांग्रेस